आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 14 और 15 मई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले पिछले दिन जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सूर्यकांत को। हाल ही में भारत ने किस देश से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदा है? तो रूस से। हाल ही में रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप कौन बने हैं? तो रॉबर्ट प्रीवोस्ट। हाल ही में कौन सा देश तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बना है? तो भारत। मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2025 किसने जीता? तो इसे भारतीय रेलवे ने जीता। किसे संसद की कार्यवाही समिति के अध्यक्ष पद पर पुनः नियुक्त किया गया है? तो केसी वेणुगोपाल को। किस कंपनी ने सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं का विस्तार करने के लिए स्पेस एक्स के स्टारलिंक के साथ समझौता किया है? तो एयरटेल अफ्रीका ने। रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती 2025 कब मनाया गया है? तो 7 मई को। हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 8 मई को यह दिवस मनाया गया। हाल ही में विश्व ल्यूपस दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 10 मई को। किस देश में समुद्र से निकलने वाला सिक्योर नामक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है? तो इंग्लैंड में यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। अब चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश यानी CJI के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी न्यायमूर्ति BR गवई ने। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश यानी CJI के रूप में न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने शपथ ली है। और उन्होंने किनका स्थान लिया है? तो उन्होंने जस्टिस संजीव खन्ना का स्थान लिया है। आपको बता दें फ्रेंड्स, जस्टिस संजीव खन्ना यह 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त हुए हैं और जस्टिस BR गवई ने 14 मई 2025 को अपना पदभार संभाला है। जस्टिस गवई या फ्रेंड्स देश के दूसरे दलित CJI यानी मुख्य न्यायाधीश होंगे। उनसे पहले जस्टिस KG बालकृष्णन यह भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ओके, तो अभी आप इनका नाम याद रखेंगे, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, जिन्हें भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई है। अब बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में। पहले मुख्य न्यायाधीश थे HJ कानिया। भारतीय संविधान का उल्लेख भाग 5 के आर्टिकल नंबर 124 से 47 के बीच देखने को मिलता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि CJI को शपथ कौन दिलाता है, तो देश के राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाया जाता है। और न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई अपने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। रीट जारी करने का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 में। और आपको बता दें फ्रेंड्स, मोहम्मद हिजुल्लाह ये इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और CJI भी रहे हैं। अच्छा, हाल ही में हुई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो N चंद्रशेखरन को रतन टाटा एंडोमेंट्स फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मसातो कांडा। तुहिन कांता पांडे को सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक सब्यसाची कर। भारतीय तटरक्षक बल यानी CJI के 26वें महानिदेशक बने परमेश मणि। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA के तीसरे महानिदेशक बने आशीष खन्ना। यहाँ पर मिस टाइप हो गया फ्रेंड्स। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बने राजविंदर सिंह भट्टी। राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया विजया किशोर हाटकर को। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने नोएल टाटा। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी PT उषा। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति BR गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG संजय मूर्ति। RBI के 26वें गवर्नर बने संजय मल्होत्रा। मेमून आलम को इस्पात मंत्रालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
16वें वित्त आयोग के प्रमुख बने अरविंद पंगड़िया और भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ बने सतीश कुमार। अगला प्रश्न है, किसे 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी सोनू सूद को। तो अभी 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल के दौरान भारतीय अभिनेता और समाज सेवी सोनू सूद को प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह सम्मान उन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान उनके उल्लेखनीय सामाजिक कार्यों, प्रवासी श्रमिकों की मदद और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में उनके निरंतर योगदान के लिए दिया गया है। आपको बता दें फ्रेंड्स, मानवतावादी पुरस्कार मिस वर्ल्ड संगठन द्वारा उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए असाधारण योगदान दिया हो। तो अभी आप इनका नाम याद रखेंगे, सोनू सूद जिन्हें 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल के दौरान प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार के लिए चुना गया है। अच्छा, अब हम लोग 2025 में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार का रिवीजन कर लेते हैं। तो पायल कपाड़िया को प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। अच्युत सामंत को गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 यह समर अबू एलोव को प्रदान किया गया, जो फिलिस्तीनी फोटोग्राफर हैं। टोक्यो में लीजेंड्स ऑफ द एंडोस्कोपी पुरस्कार यह डॉक्टर DR नागेश्वर रेड्डी को प्रदान किया गया। पी शिवकामी को वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। सुदर्शन पटनायक यह द फ्रेड डोरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 यह राजेश उन्नी को प्रदान किया गया, जो समुद्र के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान है। पीएम नरेंद्र मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया। 2025 में फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी यह कर्नाटक के मानवतावादी नेता मधुसूदन साई को दिया गया है। तो यह सभी पुरस्कार आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसका आप लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा शुरू किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी वियतनाम ने। तो अभी वियतनाम ने भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से एक नई पहल के तहत 10 वर्षीय गोल्डन वीजा शुरू किया है। इस दीर्घकालिक वीजा नीति के माध्यम से फ्रेंड्स, वियतनाम यह भारतीय व्यवसायियों, उच्च संपत्ति वाले व्यक्तियों और कुशल पेशेवरों को अपने देश में निवेश और निवास अवसर प्रदान कर रहा है। और अगर आपसे पूछा जाए कि गोल्डन वीजा क्या होता है, तो यह आप लोगों को पता होना चाहिए। यह एक प्रकार का दीर्घकालिक निवास वीजा है जो कुछ देशों द्वारा उन विदेशी नागरिकों को प्रदान किया जाता है जो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निवेश करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन हमारा वियतनाम से संबंधित था, तो हम लोग वियतनाम के बारे में जान लेते हैं। तो वियतनाम की राजधानी हनोई, मुद्रा यहाँ की वियतनामी डोंग। अगर आपसे पूछा जाए कि वियतनाम कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री फाम मिन चिन, राष्ट्रपति यहाँ के वर्तमान ने लुओंग कुओंग। और आपको बता दें फ्रेंड्स, वियतनाम के 3 पड़ोसी देश हैं, चीन, लाओस और कंबोडिया। इसमें वियतनाम के उत्तर में चीन, उत्तर पश्चिम में लाओस और दक्षिण पश्चिम में कंबोडिया की सीमा लगती है। और ये है वियतनाम का मैप। अगला प्रश्न है, भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा बना है? तो सही विकल्प हो जाएगा बी यानी इंदौर। तो मई 2025 में इंदौर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है, जो सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। इस शहर में फ्रेंड्स, एक वर्ष पहले लगभग 5000 भिखारी, जिसमें 500 बच्चे शामिल थे। और फरवरी 2024 में शुरू किए गए एक अभियान के तहत इंदौर प्रशासन ने इस भिखारियों का पुनर्निवास कर उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। प्रशासन ने फ्रेंड्स न केवल भीख मांगने बल्कि भीख देने पर भी प्रतिबंध लगाया और इसका उल्लंघन करने पर FIR भी दर्ज की जा रही है। तो अभी आप याद रखेंगे, भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन बना है? तो इंदौर बना है। अच्छा, क्वेश्चन हमारा मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित था, तो हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो स्थापना इसकी 1 नवंबर 1956 ईस्वी में। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव।
राज्यपाल यहाँ के मंगू भाई पटेल। लोकसभा सीटों की संख्या मध्य प्रदेश में 29 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। और मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना यह ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में शुरू हुई। बायो सीएनजी संयंत्र वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला ग्वालियर में। शहरी क्षेत्र के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवाएं देने वाला पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियम अधिसूचित करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। अब ये है अपना प्यारा भारत, और ये बीच में आप लोगों को जितना भाग पीले रंग में दिखाई दे रहा है यह मध्य प्रदेश राज्य का मैप है। अगला प्रश्न है, किस शहर में ब्रह्मोस निर्माण इकाई का अनावरण किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ए यानी लखनऊ में। तो अभी 11 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है, जिसका लक्ष्य सालाना 80 से 100 मिसाइलों का उत्पादन करना है। इसकी निर्माण लागत की अगर हम बात करें तो 300 करोड़ रुपए है। और ब्रह्मोस मिसाइल या फिर डीआरडीओ और रूस की एनपीओ मशीनो एस्टोनिया के बीच एक संयुक्त परियोजना है। और अब भारत में इसका उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाएगा, जिससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा तथा उत्तर प्रदेश इसके उत्पादन का केंद्र बनेगा। अब ब्रह्मोस की बात करें फ्रेंड्स, तो यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है। यह फ्रेंड्स दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है। अगला प्रश्न है, मई 2025 में भारतीय स्टार क्रिकेटर विराट कोहली ने क्रिकेट के किस प्रारूप से संन्यास लिया है? तो सही विकल्प हो जाएगा पी यानी टेस्ट क्रिकेट से। तो अभी विराट कोहली ने 12 मई 2025 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। कोहली ने फ्रेंड्स अपना आखिरी टेस्ट मैच जनवरी 2025 में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। कोहली ने फ्रेंड्स टेस्ट क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर के बाद भारत के चौथे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 123 टेस्ट मैच खेले और 46.85 की औसत से 9,230 रन बनाए। उनके नाम 30 शतक और 31 अर्धशतक शामिल है, जिसमें उनका सर्वोच्चतम स्कोर नाबाद 254 रन है। अच्छा, अब हाल ही में क्रिकेट से जिन खिलाड़ी ने संन्यास लिया उसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो रविचंद्रन अश्विन, शिखर धवन, रिद्धिमान शाह, दिनेश कार्तिक, सौरभ तिवारी, वरुण एरोन, केदार जाधव, बरिंदर शरण, सिद्धार्थ कौल, यह सभी भारतीय क्रिकेटर थे जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है। और वहीं ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, मैथ्यू वेड, विल पुकोवस्की, पाकिस्तान के इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद इरफान, दक्षिण अफ्रीका के हेनरी क्लासेन, डीन एल्गर, डेविड विच, इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन, मोइन अली, डेविड मलान, वेस्ट इंडीज के सैनन गैब्रियल, बांग्लादेश के साकिब अल हसन महमूदुल्लाह और नीदरलैंड के साइब्रांड एंगलवेस्ट ने संन्यास लिया है। अगला प्रश्न है, किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों की भागीदारी पर प्रतिबंध लगाया है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी यानी इंग्लैंड ने। तो अभी इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को महिला और खिलाड़ियों के क्रिकेट मैचों में खेलने से प्रतिबंधित कर दिया है, जिसके तहत फ्रेंड्स अब केवल जैविक रूप से महिला जन्मी खिलाड़ी ही महिला क्रिकेट के किसी भी स्तर पर भाग ले सकेंगी। और इस नीति का उद्देश्य महिला क्रिकेट में निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न है, मई 2025 में कनाडा के विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर हो जाएगा ए यानी अनीता आनंद को। तो फ्रेंड्स 13 मई 2025 को कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अपने नए मंत्रिमंडल की घोषणा की, जिसमें अनीता आनंद को विदेश मंत्री नियुक्त किया गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने मेलानी जोली का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है, मई 2025 में आईपीएल 2025 को अस्थायी रूप से निलंबित क्यों किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण। तो फ्रेंड्स भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने घोषणा की है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण एक सप्ताह के निलंबन के बाद आईपीएल 2025 यह 17 मई को फिर से शुरू होगा। ओके, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2025 कब मनाया गया? तो यह 12 मई को मनाया गया, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल 12 मई को मनाया जाता है, जिसका प्रमुख उद्देश्य नर्सों की योगदान को मान्यता देना और उनके द्वारा स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को सराहना है। पहली बार फ्रेंड्स यह दिवस 12 मई 1965 ईस्वी में मनाया गया और वर्ष 2025 की इस दिवस की थीम है हमारी नर्सें हमारा भविष्य, नर्सों की देखभाल से अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा बी यानी 12 मई को। तो अंतर्राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य दिवस हर साल 12 मई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, जैव विविधता का संरक्षण करना और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। पहली बार यह दिवस 12 मई सन 2020 में मनाया गया और इसे संयुक्त राष्ट्र ने औपचारिक रूप से स्वीकृत किया था। 2025 की इस दिवस की थीम है वन हेल्थ में पादप स्वास्थ्य का महत्व। अच्छा, मई 2025 में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया जिसकी थीम थी हमारा महासागर हमारा टूना हमारा भविष्य। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जिसकी थीम थी बहादुर नई दुनिया में रिपोर्टिंग, प्रेस स्वतंत्रता और मीडिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव। 4 मई को कोयला खनिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया। 6 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया जिसकी थीम थी श्वसन द्वारा उपचारों को सभी के लिए सुलभ बनाएं। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया जिसकी थीम थी थैलेसीमिया के लिए एक साथ समुदायों को एकजुट करना, रोगियों को प्राथमिकता देना है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया जिसकी थीम थी मानवता को जीवित रखना। 10 मई को विश्व ल्यूपस दिवस मनाया गया जिसकी थीम थी आइए मिलकर ल्यूपस को दृश्यमान बनाएं। अगला प्रश्न है बॉब काउपर का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी क्रिकेट खेल से। तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया के सरजमीन पर टेस्ट क्रिकेट में पहला 13 शतक जड़ने वाले बॉब काउपर का 84 वर्ष की आयु में अज्ञात बीमारी के कारण निधन हो गया। काउपर ने फ्रेंड्स 1964 से 1968 के बीच ऑस्ट्रेलिया के लिए 27 टेस्ट मैच खेले थे। उन्होंने 5 शतकों से 46.84 की औसत से 2061 रन बनाए। अगला प्रश्न है 13 मई 2025 को भारत के 5वें राष्ट्रपति डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी 121वीं जयंती। और आपको बता दें फ्रेंड्स भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद ये भारत के 5वें राष्ट्रपति थे जो 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 को अपने निधन तक इस पद पर रहे। ओके, और इनका जन्म 13 मई 1905 ईस्वी में हुआ था, इनकी मृत्यु 11 फरवरी 1977 को। तो इसी प्रश्न के साथ ही फ्रेंड्स ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।